हाइड्रोकार्बन्स, तो हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन। हाइड्रोकार्बन आर द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी हाइड्रोकार्बन क्या है, सिंपलेस्ट टाइप है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। यानी हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स को हम यानी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स कहेंगे। आर द सिंपलेस्ट टाइप, तो सिंपलेस्ट टाइप है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, यानी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंपलेस्ट टाइप है। हाइड्रोकार्बन आर कंपोज्ड इंटरनली ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स, यानी हाइड्रोकार्बन जो होती है वो कंपोज्ड होती है इंटरनली किससे, कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम से। एंड आर वाइडली यूज्ड एज ए फ्यूल, और हम उसको यानी अक्सर जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डीजल है, गैसोलाइन है, नेचुरल गैस है, एंड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसको हम एलपीजी कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो ये एक एग्जाम्पल है किसकी, हाइड्रोकार्बन की। एज दे कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स, अगर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम मौजूद है, देयरफॉर हाइड्रोकार्बन आर नॉन पोलर कोवेलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड्स। तो उस हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहेंगे, नॉन पोलर कोवेलेंटली बॉन्डेड होगी कंपाउंड्स की। तो साइंटिस्ट क्लासिफाई हाइड्रोकार्बन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी सेंदानों ने इसको क्लासिफाई किया हाइड्रोकार्बन के किस में, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, हाइड्रोकार्बन को यानी सैचुरेटेड, लेकिन उसमें एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी आते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड अल्केन्स, जो उन्होंने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को नाम दिया उसको अल्केन कहा। एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर अल्कीन्स एंड अल्काइंस, और अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होती है वो अल्कीन्स और अल्काइंस होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इन दिस यूनिट यू विल स्टडी इन द नेम, यानी इसमें हम उसके नाम पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और टाइप्स पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, हाइड्रोकार्बन की। और रियल वर्ड लिंक, इफ़ यू हैव ट्रेवल्ड इन द ए बस, अगर आप बस में सफ़र करते हैं और कार या कार में, यू हैव यूज्ड हाइड्रोकार्बन, तो आपने देखा होगा कि आप यानी हाइड्रोकार्बन इस्तेमाल करते हैं। द डीजल एंड गैसोलाइन दैट आर यूज्ड इन बस, और जो आप डीजल इस्तेमाल करते हैं बसों में, या गैसोलाइन जो आप कार में इस्तेमाल करते हैं या बस में, तो अब इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्या है, ट्रक्स है एंड कार्स है। एज ए फ्यूल और हाइड्रोकार्बन, जो हम जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं इंजन में, वो क्या होती है, हाइड्रोकार्बन से कंपाउंड जो बने होते हैं, जो डीजल और गैसोलाइन है। बेस दीज गैसेज विच यूज इन और होम्स, और जिस तरह के आप गैस इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में कुकिंग के लिए, इन द हाइड्रोकार्बन, तो वो भी हाइड्रोकार्बन से बने हुए होते हैं। इसके बाद अल्केन्स पढ़ेंगे। एन अल्केन इज हाइड्रोकार्बन दैट हैज ओनली सिंगल बॉन्ड्स, यानी अल्केन वो हाइड्रोकार्बन होती है जिसमें सिंगल बॉन्ड मौजूद होती है, आल्सो नोन एज ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सिंगल बॉन्ड की वजह से हम उसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अल्केन हाइड्रोकार्बन है जिसमें सिंगल बॉन्ड मौजूद होती है कार्बन कार्बन एटम के दरमियान, और आल्सो नोन एज, तो इस वजह से हम उसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अल्केन्स दैट डू नॉट कंटेन रिंग हैव द जनरल फार्मूला, अगर अल्केन यानी रिंग फॉर्म में मौजूद नहीं है तो उसका फार्मूला क्या है, CnH2n+2, वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। n क्या शो करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम को शो करेंगे। एन एटम इज द एन अल्केन इज द शेप ऑफ रिंग कॉल्ड साइक्लोअल्केन, अगर यानी अल्केन क्या है, यानी अगर अल्केन की शेप क्या है, रिंग फॉर्म में है, तो उसको हम साइक्लोअल्केन कहेंगे। अगर अल्केन की शेप रिंग फॉर्म में मौजूद है तो उसको हम साइक्लोअल्केन कहेंगे। साइक्लोअल्केन है द जनरल फार्मूला CnH2n होगा, उसमें +2 यानी नहीं होगा, यानी किस वजह से, साइक्लिक फॉर्म की वजह से, यानी उससे 2 हाइड्रोजन कम होंगे। तो साइक्लोअल्केन का फार्मूला क्या है, CnH2n। इन अल्केन एंड साइक्लोअल्केन all the 4 bonded of carbon atom are single, तो जो अल्केन होती है साइक्लोअल्केन, उनमें जो बॉन्ड होती है 4 बॉन्डेड कार्बन एटम की, तो वो तमाम सिंगल बॉन्डेड होती है। Therefore they are saturated हाइड्रोकार्बन, इसी वजह से हम उसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, क्योंकि साइक्लो और यानी स्ट्रेट चेन अल्केन को हम क्या कहेंगे, यानी सैचुरेटेड, और सैचुरेटेड इसलिए कहते हैं कि उसमें तमाम बॉन्ड क्या होती है, सिंगल होती है। देयरफॉर दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दिस कंपाउंड्स आर लेस रिएक्टिव, तो ये कंपाउंड्स क्या होती है, सिंगल बॉन्ड वाले, लेस रिएक्टिव होते हैं। एंड आर आल्सो कॉल्ड पैराफिन्स, और इसको हम यानी पैराफिन्स भी कहते हैं। पैरा मीन्स लिटल
एंड एफेंस मीन्स एफिनिटी, यानी पैरा मीन्स लिटल और एफेंस मीन्स एफिनिटी. Alkanes and cycloalkanes from a series of compounds known as homologous series, यानी अल्केन और साइक्लोअल्केन्स अगर हम एक सीरीज में रखते हैं कंपाउंड्स की तो उसको हमने नाम दिया था होमोलोगस सीरीज. सम देयर ग्रुप्स मेंबर एंड इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर ऑफ 5, यानी फर्स्ट 5 अल्केन्स आर शोन इन द टेबल. तो हमने यानी कुछ मेंबर रखे हुए हैं और उसके जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्रॉस और डॉट स्ट्रक्चर के ज़रिए हमने ड्रा किए हुए हैं फर्स्ट 5 अल्केन्स की. तो आप यानी उसको स्ट्रक्चर देख सकते हैं. तो मॉलिक्यूलर कंडेंस स्ट्रक्चर एंड डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ऑफ फर्स्ट 5 अल्केन्स को देखें तो अगर हम देखते हैं मीथेन को तो मीथेन क्या है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4 है और कंडेंस फार्मूला भी CH4 है. इथेन C2H6 और CH3 उसका कंडेंस फार्मूला है. प्रोपेन तो प्रोपेन C3H8 है, कंडेंस फार्मूला C3CH2CH3. ब्यूटेन C4H10 CH3CH2 CH3 कंडेंस फार्मूला. पेंटेन C5H12 और कंडेंस फार्मूला CH3CH2 CH3. तो ये क्या है, यानी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ अल्केन्स अप टू 5 कार्बन, यानी 5 कार्बन के स्ट्रक्चर है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन. तो इसके स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं. तो इसको यानी इलेक्ट्रॉन को क्रॉस और डॉट स्ट्रक्चर बनाए हुए अल्केन ऑफ फर्स्ट 5 कार्बन को आप देख सकते हैं, यानी कार्बन के डॉट से और हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्रॉस से जाहिर किए हुए हैं. तो इस स्ट्रक्चर को आप यानी देख सकते हैं. नॉमेनक्लेचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अगर हम नॉमेनक्लेचर देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, द नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिफोर 1947 वाज बेस्ड ऑन द कॉमन सिस्टम, यानी 1947 ईस्वी से पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम थे वो उसने कॉमन सिस्टम के थ्रू उन्होंने यानी डिफाइंड किए हुए थे या उनको स्टडी करते थे. एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ग्रीव्स एंड डिवेल्प, इसी तरह अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी डिवेल्प होती है द साइंटिस्ट फॉर्म्स ए कम्युनिटी कॉल्ड द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC, जिसको हम IUPAC कहते हैं. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसी तरह बढ़ते रहे तो साइंसदानों ने एक कम्युनिकेट दिए और इसको नाम उन्होंने दिया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. IUPAC उसका नाम है, जो हम शॉर्ट अल्फाज में उसको IUPAC कहते हैं. टू एस्टेब्लिश एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ नेमिंग कंपाउंड्स फॉर द फैकल्टेटिव कम्युनिकेशन, यानी उन्होंने ये इस्टेब्लिश किया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नेम्स कंपाउंड्स के जो उन्होंने यानी और लोगों तक पहुंचाए कि सारी दुनिया में उसके नाम इसी तरह होंगे. द फंक्शन ऑफ दिस कम्युनिकेट इज टू बी सजेस्ट द सिस्टमेटिक मेथड ऑफ नेमिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो ये फंक्शन थी कम्युनिकेट की जिसको हम सजेस्टेड करते थे सिस्टमेटिक मेथड के ज़रिए नेमिंग हमने दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कि उसके नाम इसी तरह होंगे. तो IUPAC सिस्टम इज द नॉमेनक्लेचर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल. तो IUPAC जो सिस्टम है नॉमेनक्लेचर की वो किसके बेस्ड, इस बेस के प्रिंसिपल है. एज डिफरेंट कंपाउंड्स शुड हैव ए डिफरेंट नेम्स, यानी जो डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे शुड हैव डिफरेंट नेम, तो उसके यानी डिफरेंट नेम होंगे. दिस कम्युनिकेट फॉर्म्ड सम रूल्स, तो उसके लिए उन्होंने कुछ रूल्स रखे. दिस रूल्स फॉर नेमिंग अल्केन्स आर गिवन बिलो. इस रूल्स को हम पढ़ेंगे अल्केन्स वाले रूल्स को कि किस तरह हम उसके रूल्स रखते हैं और उसको यानी हम उसको क्लासिफाई करते हैं नेमिंग को. तो रूल्स ऑफ नेमिंग अल्केन हम देखते हैं. नंबर 1 पर आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स हैविंग द मैक्सिमम ब्रांचेस, या सब्स्टिट्यूटेंट आप उसको कहते हैं, ब्रांच को हम सब्स्टिट्यूटेंट. दिस चेन इज कॉल्ड पेरेंट चेन, तो उसको हम क्या नाम देंगे, पेरेंट चेन. तो पेरेंट चेन कौन सा होगा, लॉन्गेस्ट चेन हम जो सेलेक्ट करते हैं जिसमें ज़्यादा कार्बन आती है और उसमें सब्स्टिट्यूटेंट भी अगर आए तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन कंटिन्यूअस चेन को हम सेलेक्ट करेंगे और उसको नाम देंगे. पहले नंबर पर ये हो गया. दूसरे नंबर पर नंबर ऑफ द कार्बन एटम ऑफ द पेरेंट चेन फ्रॉम द एंड दैट गिव द सब्स्टिट्यूटेंट द लोएस्ट नंबर, यानी ये कहती हैं कि जो कार्बन
पेरेंट चेन है उसका जो एंड है दैट गिव्स द सब्स्टिट्यूटेंट इज द लोएस्ट नंबर, यानी सब्स्टिट्यूटेंट को जो ब्रांच है उसको कम नंबर मिले। तो अगर हम इस तरफ से शुरू करेंगे तो 1 2 3 4, तो ब्रांच को 4 नंबर मिलता है। अगर इस तरफ से शुरू करेंगे 1 2, तो इसको यानी 2 नंबर मिलता है ब्रांच को। तो हम यानी उस तरफ से पेरेंट चेन को शो करेंगे या उस तरफ से शुरू करेंगे जिस तरफ ब्रांच को कम नंबर मिलता है, तो उस तरफ से हम उसको शुरू करेंगे। ठीक है, इसके बाद द पेरेंट नेम अल्केन इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉमन सिस्टम, और जो पेरेंट नेम है उसको हम यानी आखिर में लिखेंगे। जो पेरेंट चेन का जो नाम है, जो कॉमन नेम है, उसको हम यानी आखिर में लिखेंगे। द पेरेंट नेम अल्केन इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉमन सिस्टम टू बी सेलेक्टेड चेन। हम पेरेंट चेन का जो नाम है अल्केन हम डिराइव करेंगे कॉमन सिस्टम के जरिए। अगर 5 है तो पेंटेन, 6 है तो हेक्सेन, 7 है तो हेप्टेन, 8 है तो ऑक्टेन, इसी तरह हम सेलेक्ट करेंगे और उसको आखिर में लिखेंगे। 3 रूल्स हो गए। सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन यानी सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद ब्रांच को देखेंगे कि ब्रांच को कम नंबर मिल जाए। इसके बाद जो लॉन्गेस्ट चेन है पेरेंट चेन उसको हम कॉमन नेम देंगे और कॉमन नेम को आखिर में लिखेंगे। तो ये 3 रूल्स पूरे हुए। द पेरेंट नेम इज प्लेस्ड लास्ट एंड द सब्स्टिट्यूटेंट यानी ब्रांच इज प्रोसीड बाय द नंबर ऑफ शोइंग इट्स लोकेशन ऑन द चेन। तो हम पेरेंट चेन का जो नेम है उसको हम आखिर में लिखेंगे और जो ब्रांच है उसको हम नंबर भी शो करेंगे और यानी उसकी लोकेशन जो चेन में जिस तरह उसकी लोकेशन है कि 2 पर है 3 पर हो तो वो भी हम शो करेंगे। तो ये ब्रांच है तो ब्रांच को लोएस्ट नंबर मिलनी चाहिए, तो 1 2, तो इस तरफ से हम नंबरिंग शुरू करेंगे और इसको लोकेशन भी बताएंगे। तो लोकेशन किस पर है, दूसरे कार्बन पर अटैच है, तो हम 2 मिथाइल ब्यूटेन लिखेंगे। ब्रांच किस पर है, दूसरे कार्बन पर मौजूद है और कौन सा ब्रांच है, मिथाइल है। क्या है, मिथाइल है। CH3 को हम क्या कहेंगे, मिथाइल। तो 2 डैश लगाएंगे मिथाइल और आखिर में इस यानी लॉन्गेस्ट चेन जो पेरेंट चेन है उसको नाम देंगे। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो हम ब्यूटेन उसको नाम दे सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ब्रांच 2 के बाद डैश लगाएंगे, फिर क्या है, मिथाइल है, मिथाइल लगाएंगे और इसके नाम यानी पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे कॉमन सिस्टम में ब्यूटेन। इसको देखें, हम इस तरफ से नंबरिंग नहीं शो करेंगे, इस तरफ से, क्योंकि इस तरफ से ब्रांच को कम नंबर मिलता है, तो हम नंबरिंग इस तरफ से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6, तो 6 है, हम हेक्सेन लिख सकते हैं, आखिर में लिख दे। इसके बाद ब्रांच किस कार्बन पर अटैच है, दूसरे कार्बन, तो 2 मिथाइल हेक्सेन हो जाएगा। 2 डैश लगाएंगे मिथाइल और फिर हेक्सेन। इसके बाद इसको देखें 1 2 3 1 2 3, तो दोनों तरफ से उसको यानी 2 नंबर मिलता है मिथाइल ग्रुप को। तो अगर हम इस तरफ से शो करेंगे या इस तरफ से, तो कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। यानी ब्रांच को आप, ब्रांच का जो कार्बन है आप उसको यानी पेरेंट चेन में उसको शुमार नहीं करेंगे, क्योंकि 1 2 3, तो 3 कार्बन है, आप 4 कार्बन शुमार नहीं करेंगे। ये क्या है, ये ब्रांच है। ब्रांच वाले कार्बन को आप पेरेंट चेन में शुमार नहीं करेंगे। 1 2 3, तो 3 है तो प्रोपेन यानी सिंगल बॉन्ड वाले हैं, तो 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। When 2 or more branches, अगर 2 या 2 से ज्यादा ब्रांचेस मौजूद है, आर प्रेजेंट, गिव ईच सब्स्टिट्यूटेंट ए नंबर करस्पॉन्डिंग टू इट्स लोकेशन ऑन द लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन में हम उसकी लोकेशन इस तरह लिखेंगे। अगर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है एक चेन पर, एक यानी अगर हम इस तरफ से शुरू करेंगे 1 2, तो इस ब्रांच को दूसरा नंबर मिलता है 1 2 3, तो इस तरफ से 3, तो हम इस तरफ से यानी नंबरिंग शो करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन है तो हम हेक्सेन लिख सकते हैं। इसके बाद 2 क्या है, 2 ब्रांचेस है, एक 2 पर है और एक 4 पर है, तो हम 2, इसके बाद 2 के बाद आप कामा लगाएंगे, फिर 4 लगाएंगे, फिर डैश लगाएंगे, फिर कितने मिथाइल है, 2, तो डाई मिथाइल हेक्सेन हो जाएगा। ये रूल्स है, यानी
दो हिंसों के दरमियान में आप कामा लगाएंगे, 2 के बाद कामा लगाए, फिर 4 लगा दे तो फिर 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल बन जाएगा हेक्सेन। इसी तरह अगर 3 है, यानी अगर हम इस तरफ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 तो 6 है हेक्सेन, लेकिन इस ब्रांच को यानी दूसरा नंबर मिलता है। अगर हम इस तरफ से शुरू करते हैं तो इस पर यानी दूसरा, लेकिन अगर जो दूसरा ब्रांच है उसको भी कम नंबर होनी चाहिए, तो इस वजह से हम इस तरफ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6। इस तरफ से जो दूसरा ब्रांच है उसको यानी ज्यादा नंबर मिलता है, तो इस वजह से हम इस तरफ से शुरू करेंगे। तो क्या 2 3 5, 2 लगाएंगे, कामा लगा देंगे, 3 लगा देंगे, कामा लगा देंगे, 5 लगा देंगे, फिर डैश लगा देंगे, तो कितने मिथाइल हुए 1 2 3, तो ट्राई मिथाइल हेक्सेन हो जाएगा। When two branches are present on the same carbon atom, usually the number of that carbon twists, तो उसका नंबर क्या होगा, यानी ट्विस्ट 2 बार आ जाएगा। यानी एक कार्बन पर अगर 2 ब्रांचेस क्या है अटैच है तो किस तरह होगा, इसको देखें तो 1 2 3 4 5 6, तो अगर हम इस तरफ से शुरू करेंगे तो इस ब्रांच को दूसरा नंबर मिलता है, अगर हम इस तरफ से शो करेंगे तो इसको यानी दूसरा नंबर मिलता है। तो हम देखेंगे तो हम इस तरफ से शुरू करेंगे, इस पर एक ब्रांच है और इस पर 2 ब्रांचेज है, तो हम 2 ब्रांचेज वालों को तरजीह देंगे, तो इस तरफ से शुरू करेंगे, ठीक है। यानी 2 ब्रांचेज वाले को तरजीह देंगे तो इस तरफ से शुरू करेंगे, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6, एक 5 पर है और 2 क्या है, 2 मिथाइल 2 पर मौजूद है। तो हम किस तरह लिखेंगे 2 2, यानी 2 मिथाइल ग्रुप 2 कार्बन पर अटैच है, तो हम क्या लिखेंगे 2 कामा 5, तो तीसरा किस पर मौजूद है 5 कार्बन पर, फिर डैश लगाएंगे, ट्राई मिथाइल, कितने मिथाइल हुए 3, ट्राई मिथाइल हेक्सेन हो जाएगा, ठीक है। यानी हिंसों के दरमियान में आप कामा लगा देंगे और हिंसों के बाद जब आप नाम लिखेंगे तो डैश लगा देंगे और जितने मिथाइल या और ग्रुप्स अटैच हैं उसको लगा देंगे। अगर 1 है तो सिर्फ मिथाइल, अगर 2 है तो डाई, अगर 3 है तो ट्राई मिथाइल हेक्सेन हो जाएगा। इसके बाद इसको देखें तो ये इसकी तरह है, तो हम इसको तो इस तरफ से नंबरिंग नहीं दे सकते, इसका थोड़ा कंफ्यूजिंग था, लेकिन इसमें तो इससे यानी ज़्यादा नंबर मिलेगा। तो हम इस तरफ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 2 पर कितने मिथाइल ग्रुप्स है 2, तो हम 2 कामा 2 यानी 2 and 2 लगा देंगे, यानी ट्विस्ट लगा देंगे, 2 को डबल बार लगा देंगे क्योंकि 2 पर 2 मिथाइल है तो 2 2, इसके बाद 4 पर है तो 4, फिर डैश लगा देंगे, ट्राई मिथाइल हेक्सेन। यानी बार बार मैं बता रहा हूं कि हिंसों के दरमियान आप कामा लगा देंगे और हिंसों के बाद आप डैश लगा देंगे, फिर ट्राई मिथाइल हेक्सेन हो जाएगा। 2 कामा 4 डैश ट्राई मिथाइल हेक्सेन हो जाएगा। इफ द सेम substituent occur more than once, the location of each point on which substituent occur is given. In the addition, the number of times the substituent group occur in the indicate by prefix di, tri, tetra, etc. A comma is used to the separate position number. तो यानी बुक्स ने बताया हुआ है कि आप यानी सेपरेट नंबर में आप ज़रूर कामा लगा देंगे, यानी जो हिंसे हैं उसके दरमियान कामा, और कामे के बाद जब आप यानी नाम लिखेंगे तो उसमें आप डैश लगा देंगे। तो ये कहते हैं कि अगर सेम ब्रांचेस है और क्या है यानी ज़्यादा है, एक से ज़्यादा 2 3, तो आप लोकेशन ब्रांचेस को देंगे और जो आप एडिशन नंबर देते हैं उस टाइम्स यानी उसकी परफिक्स किस तरह लगाएंगे, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा और इसी तरह, और यानी उससे पहले जो आप लिखते हैं यानी हिंसा, तो हम इसको 1 2 3 4 5 6 तो हेक्सेन है, तो कॉमन नेम तो हेक्सेन हो गया यानी लॉन्गेस्ट चेन की। इसके बाद दूसरे कार्बन पर 2 मिथाइल है तो 2 कामा 2 डैश, तो 2 है तो हम डाई मिथाइल हेक्सेन लगा देंगे, सिर्फ मिथाइल नहीं, तो 2 मिथाइल है तो हम डाई मिथाइल लगा देंगे, 2 कामा 2 डैश डाई मिथाइल हेक्सेन।
इसी तरह अगर 3 मिथाइल है यानी दूसरे कार्बन पर 2 है और चौथे कार्बन पर क्या है 1 है, तो 2,4 डैश ट्राई मिथाइल, तो 3 मिथाइल है तो हम ट्राई यानी डाई के लिए 2, 3 के लिए ट्राई और 4 के लिए टेट्रा, तो यानी ट्राई मिथाइल हेक्सेन हो जाएगा। व्हेन 2 or more ब्रांचेस, अगर 2 और या 2 से ज्यादा ब्रांचेस मौजूद है, आर नॉट आइडेंटिकल देन दे आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकल सच एज द इथाइल बिफोर मिथाइल etc। इसको याद कर ले, अगर 2 या 2 से ज्यादा ब्रांचेस मौजूद है और वो आइडेंटिकल अरेंजमेंट अगर हम उसको देते हैं तो अल्फाबेटिकल आप उसको देखेंगे। अल्फाबेटिकल किस तरह, ABCDEFG, यानी जिसका पहले आता है ABC में अल्फाबेटिकल उसको आप पहले लगा देंगे। जिस तरह के E पहले आती है M से तो आप E को पहले लगा देंगे फिर M वाले को लगा देंगे, ठीक है। अगर एक इथाइल यानी ग्रुप्स अटैच है और एक ब्रांच क्या है मिथाइल है, तो आप सबसे पहले इथाइल लगा देंगे फिर मिथाइल लगा देंगे। तो इसको देखे यानी अगर हम ब्रांचेस को शो करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो यानी इस इथाइल ग्रुप को 3 नंबर मिलता है 1 2 3 और मिथाइल को कौन सा नंबर मिलता है 3। तो हम यानी बड़े वाले ब्रांचेस को देखेंगे तो बड़े ब्रांचेस को इस तरफ से कम नंबर मिलता है, तो इस वजह से हम इस तरफ से यानी A12 नंबर शुमार करेंगे कार्बन एटम को। तो इस तरफ से हम इसको शुमार नहीं करेंगे क्योंकि ये छोटा ब्रांच है और ये बड़ा ब्रांच है, तो बड़े ब्रांच वालों की तरफ से हम शुरू करेंगे 1 2 3। तो 3 पर क्या है इथाइल है और 4 पर क्या है मिथाइल है, तो हम सबसे पहले इथाइल को लिखेंगे फिर मिथाइल, क्योंकि ई पहले आती है अल्फाबेटिकल में और एम बाद में आती है। तो क्या होगा 3 फिर डैश लगा देंगे फिर इथाइल फिर डैश लगा देंगे फिर 4 फिर डैश लगा देंगे फिर मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। ये क्या है इथाइल ब्रांच है और ये मिथाइल है, तो हम क्या लिखेंगे 3 डैश इथाइल डैश 4 डैश मिथाइल हेक्सेन। तो ये डैश को याद कर ले यानी डैश और कामा आप उसमें जरूर लगा देंगे, ठीक है। 3 के बाद डैश होगा फिर इथाइल होगा फिर डैश होगा फिर 4 होगा फिर डैश होगा फिर मिथाइल होगा और फिर हेक्सेन। तो हेक्सेन और मिथाइल में यानी डैश नहीं है, उसमें सिर्फ आप थोड़ी फासला रखे फिर उसका यानी कॉमन नेम रखे जो लॉन्गेस्ट चेन है। इसके बाद देखे अगर हम इस तरफ से नंबरिंग शुमार करेंगे तो 1 2 3 4 तो 4 नंबर मिलता है, तो जो इथाइल है उसको यानी 4 नंबर मिलता है, लेकिन इस तरफ से मिथाइल को कम नंबर मिलता है, तो इस वजह से हम इस तरफ से फिर शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो 6 है तो उसका नाम तो हेक्सेन तो हो गया कॉमन नेम लॉन्गेस्ट चेन की। इसके बाद यानी हम सबसे पहले इथाइल लगा देंगे फिर मिथाइल, तो 3 पर क्या है 3 डैश इथाइल डैश 2 पर क्या है मिथाइल है 2 डैश मिथाइल हेक्सेन। तो ये डैश याद कर ले यानी 3 के बाद इथाइल अगर आप लिखेंगे तो 3 डैश इथाइल होगा फिर डैश होगा फिर 2 होगा फिर डैश होगा फिर मिथाइल होगा और फिर हेक्सेन, यानी मिथाइल और हेक्सेन में आप डैश और कामा नहीं लगा देंगे। नंबर 9, व्हेन देयर आर 2 चेन ऑफ इक्वल लेंथ, अगर दोनों चेनों की इक्वल लेंथ होती है, सेम नंबर ऑफ कार्बन और सेम नंबर ऑफ कार्बन होती है, चूज वन विच इज द ग्रेटर नंबर ब्रांचेस यानी सब्स्टिट्यूटेड एज द पेरेंट। इसको यानी थोड़ी तवज्जो दे दे, ये कहती हैं कि अगर जो चेन है उसका इक्वल लेंथ आती है, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम आती है, लेकिन आप किसको सेलेक्ट करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे उस चेन को जिसमें ब्रांचेस ज्यादा आती है, जिसमें ब्रांचेज सबसे ज्यादा आती है, तो इसको आप सेलेक्ट करेंगे। अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं 1 2 3 तो ये प्रोपाइल ब्रांच आती है 4 5 6 7 8। तो अगर हम इस तरफ से यानी इसको नंबरिंग देते हैं तो इसमें कितने ब्रांचेस आती है 3,
तो अगर हम लॉन्गेस्ट चेन ये सेलेक्ट करेंगे तो ब्रांचेस यानी 3 आती है, एक प्रोपाइल और 2 मिथाइल आते हैं। लेकिन अगर हम इस तरफ से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें ब्रांचेस 4 आती हैं। तो हम जिसमें ब्रांचेस ज़्यादा आती हैं उसको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें यानी 4 ब्रांचेस आती है, तो सेम नंबर ऑफ कार्बन आते हैं लॉन्गेस्ट चेन में, तो हम उसको यानी नंबरिंग देंगे जिसमें ब्रांचेस ज़्यादा आती है। तो हम यानी इस तरफ से, इसलिए हमने शुरू की, इस तरफ से हम शुरू कर सकते थे, लेकिन हम ब्रांचेस को देखेंगे कि ब्रांचेस ज़्यादा आ जाए लॉन्गेस्ट चेन में। तो इसमें ब्रांचेस 4 आती है और इसमें 3 आती है। तो इसमें क्या होगा, यानी 3 मिथाइल आ जाएंगे और 1 इथाइल आ जाएगा। तो यानी इसमें ब्रांचेस ज़्यादा आती है, तो इस वजह से हमने इसको सेलेक्ट किया। तो क्या हो जाएगा, तो मैंने पहले बताया कि अल्फ़ाबेटिकल हम लिखेंगे। तो सबसे पहले 3 पर क्या है, 3 पर इथाइल है, फिर क्या है ये भी याद कर ले, यानी 3 लगा देंगे, फिर डैश लगा देंगे, फिर इथाइल। और जो मिथाइल है उन सब की नंबर आप एक जगह लिखेंगे। किस तरह, एक 2 पर है, एक 4 पर है और एक 5 पर है। तो 2 4 5 इस तरह आप लिखेंगे। फिर ट्राई यानी मिथाइल ऑक्टेन लिखेंगे। ठीक है, तो इसके नाम को थोड़ा तवज्जो से देख ले। 3 लगा देंगे, कामा यानी डैश लगा देंगे, इथाइल, फिर डैश लगा देंगे, फिर 2 कामा 4 कामा 5, फिर डैश लगा देंगे, ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। तो जो यानी सेम ब्रांचेस है उसका जो नंबरिंग है उसको आप एक जगह लिखेंगे, और उसके जो कितने हैं, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये 3 है, तो इस वजह से हम ट्राई मिथाइल और 2 4 5 तीनों को एक जगह लिखेंगे। इस तरह नहीं कि 2 मिथाइल 4 मिथाइल 5 मिथाइल, इस तरह नहीं, यानी सबको एक जगह लिखेंगे। तो 3 इथाइल हो जाएगा, फिर 2 4 5 यानी तीनों को एक साथ लिखेंगे, 2 4 5 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन लिखेंगे। 10 नंबर को देखें, when first substituent occur at an equal distance from either end of the longest chain, start numbering from that end which gives the lowest number to the next substituent। ये कहती हैं कि फर्स्ट जो ब्रांच है अगर उसको इक्वल डिस्टेंस मिलता है और एंड पर यानी लॉन्गेस्ट चेन है, तो हम स्टार्ट नंबरिंग उससे करेंगे जिसमें लोवेस्ट नंबर मिले दूसरे ब्रांच को। यानी अगर दोनों 2 ब्रांच है, 1 2 और इस तरफ 1 2, लेकिन तीसरा ब्रांच भी मौजूद है, तो हम उसको भी देखेंगे कि उसको भी कम नंबर मिल जाए। तो अगर हम इस तरफ से शुरू करेंगे 1 2 3 4, तो इसको 4 नंबर मिलता है, लेकिन इस तरफ से इसको 3 नंबर मिलता है। तो इस वजह से हम इस तरफ से यानी नंबरिंग शुरू करेंगे कार्बन की। तो 1 2 3, तो इस तरफ से उसको 3 नंबर मिलता है, तो हम इस तरफ से शुरू करेंगे, यानी फर्स्ट ब्रांच को देखेंगे, फर्स्ट ब्रांच के बाद सेकेंड ब्रांच को भी देखेंगे कि उसको भी कम नंबर मिल जाए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो 3 है, तो हम तीनों को एक साथ लगा देंगे, 2 3 5 2 3 5, और 2 के बाद कामा, 3 के बाद कामा, 5 के बाद क्या होगा, डैश होगा, क्योंकि हम उसका नाम लिख रहे हैं, तो फिर डैश लगा देंगे। तो ट्राई मिथाइल हेक्सेन हो जाएगा। मिथाइल और हेक्सेन के दरमियान यानी नहीं कामा है और न डैश है। आप यानी ट्राई मिथाइल के बाद डायरेक्ट हेक्सेन लगा सकते हैं, जो उसके कॉमन नेम है लॉन्गेस्ट चेन की। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, अगर हम अल्केन को तैयार करते हैं यानी उसको अगर हम बनाते हैं, तो अल्केन एंड साइक्लोअल्केन आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी अल्केन और साइक्लोअल्केन को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। देयर मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर, क्योंकि वो उसकी सीरीज़ एक जैसी है, और जो हमने होमोलोगस सीरीज़ पढ़ा था तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और जो प्रिपरेशन मेथड है वो एक जैसा होगा। तो देयर मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। दिस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एडिशन रिएक्शन फ्रॉम अल्कीन्स एंड अल्काइंस, यानी अगर हम उसको प्रिपेयर करते हैं अल्केन को, तो हम एडिशन रिएक्शन के जरिए अल्कीन से और अल्काइन से उसको तैयार कर सकते हैं। एंड बाय द रिडक्शन रिएक्शन फॉर अल्काइल हैलाइड, और यानी रिडक्शन रिएक्शन के जरिए अल्काइल हैलाइड हम तैयार कर सकते हैं।
तो एडिशन रिएक्शन हम सबसे पहले देखते हैं। एडिशन किसे कहते हैं कि हम किसी चीज़ को ऐड कर दे तो इसको हम एडिशन कहते हैं। द रिएक्शन इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम आर एडेड टू कंपाउंड्स दैट हैज ए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। तो वो रिएक्शन जिसमें एटम या ग्रुप ऑफ एटम हम ऐड करते हैं किसी कंपाउंड में, डबल या ट्रिपल बॉन्ड अगर उसमें मौजूद है तो उसको हम क्या कहेंगे, एडिशन रिएक्शन। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, अगर हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स लेते हैं, अनसैचुरेटेड हम किसको कहते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स को। तो अल्कीन्स और अल्काइंस आर एसोसिएटेड विद द एडिशन रिएक्शन। अगर अल्कीन्स या अल्काइंस को हम एसोसिएटेड करते हैं और उसकी एडिशन कराते हैं तो वो यानी अल्केन्स में तब्दील हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि उसमें अगर हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो हाइड्रोजन ऐड करने वाले प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन, जब अब हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो उसका नाम हाइड्रोजिनेशन हो जाएगा, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। तो हाइड्रोजिनेशन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजनेशन की मानी क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो उसको हम नाम देते हैं हाइड्रोजनेशन टू अल्कीन्स एंड अल्काइंस। इन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो अल्कीन्स है या अल्काइंस है, आर कन्वर्टेड इनटू द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी अगर हम उसमें एडिशन कराते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में तो वो कन्वर्ट हो जाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। These reaction take place in the presence of निकल कैटलिस्ट एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। यानी अगर हम ये रिएक्शन कराते हैं तो हम पहले कह सकते थे कि क्या है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो रिएक्शन है वो बहुत स्लो होती है। तो स्लो होने की वजह से हम कैटलिस्ट यूज़ करेंगे। तो अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट लेंगे, निकल कैटलिस्ट, और कितना टेम्परेचर देंगे, 250 से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर हम इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनियम कैटलिस्ट लेते हैं, लेकिन अगर हम प्लाटिनियम कैटलिस्ट लेते हैं निकल की जगह तो प्लाटिनियम के लिए कैटलिस्ट एट रूम टेम्परेचर, तो उसके लिए टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है। अगर आप निकल कैटलिस्ट लेते हैं तो उसके लिए टेम्परेचर की ज़रूरत है, लेकिन आप कैटलिस्ट प्लाटिनियम लेते हैं तो उसके लिए यानी टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पर इस रिएक्शन को कंप्लीट कर सकता है। निकल कैटलिस्ट के लिए टेम्परेचर की ज़रूरत है, लेकिन प्लाटिनियम कैटलिस्ट के लिए टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है। हम सबसे पहले हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स को देखेंगे। तो अल्कीन्स से हम किस तरह यानी अल्केन्स को तैयार कर सकते हैं। तो अल्कीन्स आर हाइड्रोजिनेटेड टू अल्केन्स इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। तो उन्होंने निकल कैटलिस्ट लिया हुआ है तो उसके लिए टेम्परेचर ज़रूरी है, यानी 250 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखें अल्कीन्स में डबल बॉन्ड होती है, तो इस डबल बॉन्ड के बाद यानी अगर हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो हाइड्रोजन ऐड होगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन को मिलेगा और एक हाइड्रोजन इस कार्बन को मिलेगा इन द निकल कैटलिस्ट इतनी टेम्परेचर पर, तो वो इथेन में तब्दील हो जाएगा। तो ये बात याद रख ले, अगर हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 और हम इसकी हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो CH3 तो ये क्या है, यानी अल्कीन्स है, अल्कीन्स को हमने अल्काइंस में तब्दील कर दिया। लेकिन ये बात याद रख ले, आपके हायर क्लास में ये आएगी। तो अगर हम यानी उसकी स्ट्रक्चर इस तरह बनाते हैं, ये क्या है, अल्कीन्स है। अगर हम इस बॉन्ड को तोड़ते हैं तो इस बॉन्ड को हम क्या नाम दे सकते हैं, पाई बॉन्ड। एक सिग्मा बॉन्ड होगा और दूसरा क्या होगा, पाई बॉन्ड। तो हम पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे और दो हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो ये दोनों हाइड्रोजन इसी तरह ऐड होंगे। तो ये जो हाइड्रोजन है ये
इधर ऊपर ऐड होगा और दूसरा जो हाइड्रोजन है वो कार्बन इस तरह ऊपर अटैच होगा। तो जो हमने कार्बन इसमें ऐड करा दिया हाइड्रोजनेशन, तो उसमें जो हाइड्रोजन है या तो दोनों ऊपर जाएंगे या तो दोनों नीचे या दोनों साइडों पर। तो यानी इस तरह नहीं हो सकता कि एक हाइड्रोजन ऊपर जाए और एक नीचे आ जाए। यानी मिसाल के तौर पर आप इसके HCl लेते हैं, आप में अगर इसमें HCl ऐड करते हैं तो HCl को इस तरह आप ऐड करेंगे, ठीक है। यानी HCl के जब आप लेते हैं तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम HCl को किस तरह लिखेंगे। तो आप उसको इस तरह लिखेंगे, कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो एक हाइड्रोजन यानी एक कार्बन पर और Cl दूसरे कार्बन पर, तो हाइड्रोजन ऊपर होगा और Cl भी क्या होगा, ऊपर होगा। इस तरह नहीं कि हाइड्रोजन ऊपर लगा दे और Cl को नीचे लगा देंगे, तो दोनों को आप एक साइड पर लगा देंगे, या ऊपर या नीचे, ठीक है। दोनों को एक साइड पर आप लगा देंगे। तो अब इसके बाद हम हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस को देखते हैं। तो अल्काइंस आर यानी हाइड्रोजनेटेड टू अल्कीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। तो अल्काइंस के दो स्टेप होंगे। हम सबसे पहले अल्काइंस को अल्कीन्स में और अल्कीन से फिर अल्काइन में तब्दील करेंगे। तो अल्केन्स हाइड्रोजनेटेड है, अगर हम अल्कीन्स में तब्दील करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट और इतनी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इन द फर्स्ट स्टेप में, एंड द सेकेंड स्टेप फिर अल्कीन्स को हम फर्दर हाइड्रोजनेटेड करेंगे और कन्वर्ट करेंगे अल्केन्स को। तो हम सबसे पहले यानी इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और दो क्या है, दो पाई बॉन्ड्स है। एक सिग्मा बॉन्ड्स है और दो पाई बॉन्ड्स है। यानी ट्रिपल बॉन्ड में क्या होती है, ट्रिपल बॉन्ड में ये जो ऊपर है और नीचे ये दोनों क्या है, पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड है और जो दरमियान में है वो क्या है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। यानी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड्स है। तो वो चैप्टर में आखिर में बता दूंगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन और सिग्मा बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स और 1 डिग्री 2 डिग्री, वो सब हम चैप्टर के आखिर में बताएंगे कि किस तरह होगी। तो ये क्या है, एक पाई बॉन्ड्स टूटेगा और पाई बॉन्ड्स के बाद यानी अल्कीन्स में तब्दील हो जाएगा। अगर ये इथाइन है तो ये इथीन में तब्दील हो जाएगा। यानी दो हाइड्रोजन ऐड होंगे, एक इस कार्बन पर एक इस कार्बन पर, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट इतने डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये इथीन में तब्दील हो जाएगा। जब हमने अल्काइंस को अल्कीन्स में तब्दील कर दिया, अब अल्कीन से हम फिर उसको यानी अल्काइंस में तब्दील करेंगे। तो इथाइन से इथीन में तब्दील कर दिया, इथीन को फिर हम इथेन को तब्दील करेंगे। इसके बाद फिर यानी हाइड्रोजनेशन करा दे। तो हाइड्रोजनेशन अगर हम कराते हैं तो एक हाइड्रोजन इस पर ऐड होगा, इस पर, और निकल कैटलिस्ट तो CH3 और CH3 सिंगल बॉन्ड आ जाएंगे। तो हमने अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना दिए रिएक्शन के जरिए। तो अगर हम रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, रिडक्शन किसे कहते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते थे, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड को देखेंगे। रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। तो नेसेंट हाइड्रोजन में बात बताऊंगा, जो H2 होगा, नेसेंट हाइड्रोजन क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा देन नॉर्मल हाइड्रोजन। तो नॉर्मल यानी हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है उससे क्या होगा, यानी मोर रिएक्टिव होगा। तो रिडक्शन हम किसको कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन ऐड होगा। तो रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो वो हाइड्रोजन कौन सा होगा, नेसेंट हाइड्रोजन होगा। क्या, नेसेंट हाइड्रोजन। इट इज द रिमूवल ऑफ हेलोजन। तो वो हेलोजन ग्रुप को रिमूव करेगा, जिस तरह के फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन अगर वो किसके साथ, अल्काइल ग्रुप के साथ अगर फ्लोरीन अटैच है तो हम फ्लोरीन को उससे अलहदा नहीं कर सकते। तो इस वजह से यानी उन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू आयोडीन लिया हुआ है। तो आयोडीन को हम आसानी के साथ उससे अलहदा कर सकते हैं। लेकिन अगर अल्काइल ग्रुप के साथ फ्लोरीन अटैच है या क्लोरीन, तो उसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वो आसानी के साथ, क्योंकि फ्लोरीन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है और वो अपने
तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे वो इतने आसानी के साथ उसकी बॉन्ड ब्रेक नहीं होती। तो इस वजह से उन्होंने एग्जाम्पल क्या लिया हुआ है, आयोडीन। तो आयोडीन को हम यानी आसानी से उसके बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं विद एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और अल्काइल हेलाइड के जरिए जो हम हेलाइड को यानी रिमूव करेंगे और इसकी जगह हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। दिस रिएक्शन आकर इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक कैटलिस्ट, या हम जिंक कैटलिस्ट लेंगे डस्ट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और या HCl लेंगे। तो अगर हम मिथाइल आयोडाइड लेते हैं तो उससे हम मीथेन को तैयार करते हैं यानी हाइड्रोजन आयोडाइड ऑन द रिडक्शन। तो R क्या शो करेंगे, अल्काइल और X हेलाइड। तो अल्काइल हेलाइड को अगर हम नेसेंट हाइड्रोजन ऐड कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक कैटलिस्ट या HCl तो क्या हो जाएगा, यानी अल्काइल क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना देगा। तो ये किस में तब्दील हो जाएगा, यानी अल्केन में तब्दील हो जाएगा, और एक हमें यानी हाइड्रोजन हेलाइड मिलेगा। तो हाइड्रोजन हेलाइड हमें मिल सकता है। तो मैंने पहले बताया कि हम फ्लोरीन का एग्जाम्पल नहीं ले सकते, हम क्लोरीन का आयोडीन का एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि फ्लोरीन और क्लोरीन अगर अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है और वो अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे तो वो बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो उसने आयोडीन का एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो अगर हम मिथाइल आयोडाइड को लेते हैं और नेसेंट हाइड्रोजन इसमें ऐड करते हैं तो ये आयोडीन हाइड्रोजन अपने साथ लेगा और HI बना देगा, और जो ये दूसरा हाइड्रोजन बच गया तो उस दूसरा हाइड्रोजन यानी मिथाइल के साथ अटैच हो जाएगा और फिर मीथेन बन जाएगा। तो नेसेंट हाइड्रोजन को आप ब्रैकेट में यानी ब्रैकेट में बंद करेंगे, यानी H2 के साथ आप नेसेंट हाइड्रोजन को नहीं लिखेंगे, नेसेंट हाइड्रोजन को इस तरह को लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम सिमिलरली इथाइल ब्रोमाइड ऑन द रिडक्शन ऑफ गिव इथेन यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो अगर हम इथाइल ब्रोमाइड लेते हैं यानी उसके साथ अगर इथाइल ग्रुप अटैच है और ब्रोमीन, तो ब्रोमीन हम उससे यानी ब्रोमीन भी क्या है, उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी कम है, तो इस वजह से हम इस बॉन्ड को भी ब्रेक कर सकते हैं। और नेसेंट हाइड्रोजन ले ले तो नेसेंट हाइड्रोजन इस ब्रोमीन को यानी अलहदा करेंगे, HBr बना देगा, और जो दूसरा हाइड्रोजन बच गया वो यानी इथाइल के साथ अटैच हो जाएगा, तो फिर क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। तो ये हमने रिडक्शन ऑफ एल्काइल हेलाइड के जरिए यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना दी, अनसैचुरेटेड से हमने यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना दी, या अगर हम कहते हैं कि हम रिडक्शन कराते हैं अल्काइल हेलाइड की तो इस तरह हम यानी अल्केन्स को तैयार कर सकते हैं। इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखें तो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। द फर्स्ट 4 अल्केन मेंबर्स i.e. दिस मीन्स मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आर गैसेस। जो पहले 4 है अल्केन्स वो क्या है, गैसेस फॉर्म में है। द नेक्स्ट 13 मेंबर आर कलरलेस लिक्विड, और जो नेक्स्ट 13 है तो 13 कितने बच गए, यानी 4 से लेकर आप यानी 17 तक, तो 4 से लेकर 13 मेंबर्स यानी 17 या 18 तक क्या है, यानी कलरलेस लिक्विड है। वाइल द हायर मेंबर ऑफ द सीरीज आर सॉलिड, तो जो 18 के बाद जो होंगे वो क्या होंगे, वो सॉलिड होंगे। अल्केन के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहले 1 से लेकर 4 तक जो अल्केन्स है वो गैसेस है। तो इसके बाद अगर हम देखें दूसरे नंबर पर 5 से लेकर 17 तक क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, और तीसरे नंबर पर जो 18 से लेकर आप जाए जितनी भी जाए यानी n लगा देंगे वो क्या है, यानी सॉलिड है। तो इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो फर्स्ट 4 अल्केन्स है वो गैसेस है, 5 से लेकर 17 लिक्विड है, और 18 से ऊपर क्या है, यानी सॉलिड है। सेकेंड नंबर पर उन्होंने बताया यानी कि 4 क्या है, गैसेस है, यानी मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन तक गैसेस है। नेक्स्ट 13 मेंबर क्या है, कलरलेस लिक्विड है, यानी लिक्विड है लेकिन क्या है, कलरलेस है। उनका जो लिक्विड होता है वो कलरलेस, ये भी याद कर ले, उनका लिक्विड कलरलेस होगा। एंड द हायर मेंबर ऑफ सीरीज आर सॉलिड, और इसके बाद क्या होगा, यानी सॉलिड होगा।
दे आर नॉन पोलर। तो हम बार बार पढ़ चुके हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। सो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, तो वो सॉल्युबल नहीं होंगे वाटर में, पानी में वो डिजॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि पानी क्या है, पोलर है। तो नॉन पोलर पोलर में डिजॉल्व नहीं होती। तो इस वजह से यानी जो अल्केन है वो क्या है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो नॉन पोलर है, तो इनसॉल्युबल इन वाटर है बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेते हैं यानी नॉन पोलर अगर हम लेते हैं तो उसमें ये सॉल्युबल होगा, लाइक बेंजीन, ईथर, एसीटोन। तो ये क्या है, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है और ये नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर में डिसॉल्व हो सकती है। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, यानी उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होगी, कम होगी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कम होगी, लेकिन द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स of alkane increase regularly in the increase with increase in the molecular size। ये कहती हैं कि अगर आप मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स अल्केन को देखें तो अगर आप इंक्रीज करते हैं, उसकी सीरीज अगर जाती है लान नीचे, यानी अगर उसकी सीरीज नीचे की तरफ जाती है, इंक्रीज होती है मालिक्यूलर साइज, तो उसकी यानी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगी, इंक्रीज होगी। अगर उसकी साइज इंक्रीज होती है अल्केन की यानी होमोलोगस सीरीज में, तो क्या होगा, यानी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। द डेंसिटी ऑफ अल्केन इंक्रीज रेगुलरली इन द सीरीज विद इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर मास। ये कहती हैं कि डेंसिटी भी इंक्रीज होगी अल्केन की जब आप रेगुलर सीरीज में जाते हैं। जब क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है, तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होने के बाद यानी डेंसिटी क्या होगी, यानी इंक्रीज होगी। यानी मॉलिक्यूलर मास अगर सीरीज में नीचे बढ़ता है तो उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होंगी। अल्केन बिकम्स मोर विस्कस एज देयर मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज। ये कहते हैं कि अल्केन्स क्या हो जाएगा, विस्कस, यानी विस्कस हम कहते हैं कि उसमें लचक, जब उसमें लचक पैदा होती है या लेसदार हम उसको कहते हैं, तो लेसदार होगी जब हम अल्केन्स बिकम मोर विस्कस एज देयर मॉलिक्यूलर साइज, यानी आज के इसका मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो उसकी विस्कासिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अल्केन्स आर फ्लेमेबल, अल्केन क्या होती है, यानी आसानी के साथ वो हमें उसको जला सकते हैं। एज देयर द साइज ऑफ अल्केन मॉलिक्यूलर इंक्रीज, यानी अगर हम साइज बढ़ाते हैं मॉलिक्यूल्स, अगर मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होती है अल्केन की यानी साइज बढ़ती है, द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन अल्केन्स मॉलिक्यूल्स आल्सो इंक्रीज, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या होगा, मॉलिक्यूल में इंक्रीज होगा क्योंकि कार्बन बढ़ेंगे। एट द रिजल्ट अल्केन्स बिकम लेस फ्लेमेबल, तो इस वजह से जो अल्केन अब जो यानी मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है और उसकी मॉलिक्यूलर साइज ज़्यादा है, तो इस वजह से वो क्या होगा, लेस फ्लेमेबल होगा। यानी सिंपलेस्ट अल्केन मोर फ्लेमेबल होगा और जो कम्प्लेक्स अल्केन है वो लेस फ्लेमेबल होगा। जितना साइज बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, तो उसकी फ्लेमेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो एज ए रिजल्ट अल्केन बिकम लेस फ्लेमेबल। मास, तो जो मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास को देखे वो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बॉइलिंग पॉइंट के साथ मॉलिक्यूलर मास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसी तरह अगर हम बॉइलिंग पॉइंट्स देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स, तो वो ब्रांचेस के साथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर ब्रांचेस बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, यानी डिक्रीज होगा। तो नेसेंट हाइड्रोजन को देखें तो नेसेंट मीन्स नेवली ब्राउन, द हाइड्रोजन एट द टाइम ऑफ इट्स यानी जनरेशन इज कॉल्ड नेसेंट हाइड्रोजन, यानी जब हाइड्रोजन उस टाइम पर पहुंच जाए जब उसकी जनरेशन होती है। हम जनरेशन तो आप पढ़ सकते हैं कि जनरेशन किसी कहते हैं, तो उसको हम नेसेंट हाइड्रोजन, या उसको और अल्फाज में यानी इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द एटॉमिक हाइड्रोजन, यानी जो एटॉमिक हाइड्रोजन है विच इज मोर रिएक्टेंट देन ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एट दैट टाइम ऑफ द प्रिपरेशन इज कॉल्ड नेसेंट हाइड्रोजन। ये कहती हैं कि जो एटॉमिक हाइड्रोजन है अगर वो इससे मोर रिएक्टिव है ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, तो उस टाइम इस प्रिपरेशन को हम क्या कहेंगे, उसको यानी नेसेंट हाइड्रोजन, यानी वो रिएक्शन के लिए तैयार है, तो इस वजह से हम उसको क्या नाम दे सकते हैं, यानी वो एटॉमिक हाइड्रोजन से क्या है,
थोड़ा रिएक्टिव है, तो इस वजह से हम उसको नाम देते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ अल्केन्स यानी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अल्केन की। तो अल्केन आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। ये कहते हैं कि अल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्यों? कंसिस्ट ऑफ कार्बन कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड है, एंड कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल बॉन्ड है। दीज बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग, तो ये बॉन्ड क्या है, यानी स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, एंड आर डिफिकल्ट टू ब्रेक, तो हम इसको यानी तोड़ नहीं सकते। दस अल्केन आर जनरली अनरिएक्टिव, इस वजह से जो अल्केन है वो क्या है, अनरिएक्टिव है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ अल्केन्स आर फॉलोइंग, तो ये हमने पढ़ा कि अल्केन क्या है, सैचुरेटेड है, क्यों? क्योंकि उसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल बॉन्ड है, और ये बॉन्ड स्ट्रांग है, तो हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते। और ये अल्केन जनरली क्या है, अनरिएक्टिव है, यानी वो रिएक्टिव नहीं है, अनरिएक्टिव है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ अल्केन हम देखते हैं। सबसे पहले हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन किसे कहते हैं? हमने जब हाइड्रोजन ऐड किया था तो उसको हाइड्रेशन कहा था, और जब हम हेलोजन ग्रुप को ऐड करते हैं तो क्या पढ़ेंगे, हेलोजिनेशन। अल्केन आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सो दे आर मोस्टली अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी अल्केन क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो क्या है, मोस्टली अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय हेलोजन सच एज क्लोराइड एंड ब्रोमाइड या ब्रोमीन इज अल्केन्स इज कॉल्ड हेलोजिनेशन। ये कहते हैं कि सब्स्टिट्यूशन क्या है, हाइड्रोजन बाय हेलोजन, अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे किससे, हेलोजन ग्रुप से, सच एज क्लोरीन, या क्लोरीन हो सकती है या ब्रोमीन हो सकती है, अल्किन, तो इसको हम क्या कहेंगे, हेलोजिनेशन। अगर हम हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दे किसके जरिए, हेलोजन फैमिली के जरिए, तो उसको हम क्या नाम दे सकते हैं, हेलोजिनेशन। अल्केन्स रिएक्ट विद हेलोजन, अगर अल्केन रिएक्ट करते हैं हेलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, यानी अगर अल्ट्रावायलेट लाइट क्या है, इन द प्रेजेंस कैटलिस्ट एंड प्रोड्यूस अल्काइल हेलाइड एंड हाइड्रोजन हेलाइड, तो हमारे पास एक अल्काइल हेलाइड बन जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन हेलाइड बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मीथेन रिएक्ट विद क्लोरीन इज डिफ्यूज्ड सनलाइट एंड प्रोड्यूस मिथाइल क्लोराइड। अगर हम मीथेन लेते हैं और उसके साथ अगर क्लोरीन को रिएक्ट कराते हैं सनलाइट की मौजूदगी में, तो क्या होगा, यानी मिथाइल क्लोराइड मिलेगा और हाइड्रोजन क्लोराइड मिलेगा। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसे कहते हैं? ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज ए रिएक्शन इन विच एन एटम, अगर हाइड्रोजन एटम है, आर ए फंक्शनल ग्रुप क्या है, एक्स या OH है, इज रिप्लेस्ड बाय द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, तो उसको हम क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखें, अगर हम मीथेन लेते हैं और मीथेन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो क्या, यानी जो क्लोरीन है वो हाइड्रोजन को क्या करती है, यानी गेन करती है और HCl बना देती है, और ये क्लोरीन यानी मिथाइल के साथ रिएक्ट हो जाएगा, तो मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा, जिसको हम क्लोरोमीथेन भी कह सकते हैं। इन एक्सेसिव ऑफ क्लोरीन द रिएक्शन डज नॉट स्टॉप इज एट दिस स्टेज, यानी अगर हम एक्सेसिव क्लोरीन लेते हैं, ज़्यादा मिकदार में क्लोरीन लेते हैं, तो ये रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा इस स्टेज पर। इन सीरीज ऑफ रिएक्शन, तो ये सीरीज ऑफ रिएक्शन चलेगा इन विच वन स्टेप हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय द क्लोरीन एटम, और हर स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा और क्लोरीन एटम एडेड होगा। सो दैट आर 3 हाइड्रोजन एटम, इसी तरह जो 3 हाइड्रोजन एटम है वो भी रिप्लेस होंगे बाय द क्लोरीन एटम के जरिए 1 by 1 टू गिव डाई ट्राई एंड टेट्रा क्लोरोमीथेन रिस्पेक्टिवली बन जाएगा। तो हमने यानी मीथेन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया किसके जरिए, क्लोरीन के जरिए, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट या सनलाइट के जरिए, तो मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा और HCl। तो ये रिएक्शन इस जगह पर स्टॉप नहीं होगी, तो और क्लोरीन आएगा और हाइड्रोजन को यानी रिप्लेस करेगा मिथाइल क्लोराइड से, तो ये क्या जाएगा, मिथाइलिन क्लोराइड बन जाएगा और एक HCl फिर बन जाएगा। अल्ट्रावायलेट लाइट क्या होगा, इन द प्रेजेंस। इसी तरह और हाइड्रोजन
रिप्लेस करेगा Cl और इसी तरह CHCl3 बन जाएगा और एक HCl फिर निकलेगा। तो इसको हम यानी क्लोरोफॉर्म और इसको यानी ट्राइक्लोरोमीथेन आप कह सकते हैं, यानी मिथाइलिन क्लोराइड के साथ। और अगर हाइड्रोजन हम रिप्लेस कर दें क्लोरीन के साथ H, तो ये HCl बन जाएगा और ये क्लोरीन यानी इसके साथ अटैच हो जाएगा। बाद जो एक हाइड्रोजन बचा है फिर यानी क्लोरीन उसके साथ रिएक्ट होगा और क्लोरीन उसकी जगह लेगा हाइड्रोजन, तो CCl4 बन जाएगा और HCl निकलेगा। तो क्या होगा यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा और इसको हम टेट्राक्लोरोमीथेन भी कह सकते हैं। तो ये रिएक्शन मैंने पहले भी करवाया था, लेकिन अगर दोबारा करा दूं तो देखें, अगर हम मीथेन लेते हैं और मीथेन को क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट या सनलाइट, तो क्या होगा CH3 और एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और HCl बना देगा। एक क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर HCl बना देगा और एक Cl यानी मीथेन के साथ अटैच हो जाएगा। फिर ये CH3 Cl के साथ अगर हम फिर Cl2 अल्ट्रा वायलेट लाइट द प्रेजेंस, तो क्या होगा CH2 Cl2 बन जाएगा और HCl। फिर क्या होगा CH2 Cl2 के साथ अगर हम और क्लोरीन ऐड करते हैं तो क्या होगा CHCl3 और HCl बन जाएगा। यानी ये रिएक्शन तब तक स्टार्ट होगा जब सारे हाइड्रोजन हम मीथेन से निकाल नहीं, तो क्या होगा यानी HCl3। इसके बाद क्या होगा अगर हम और क्लोरीन, तो क्या हो जाएगा CCl4 और HCl। तो ये हमारे पास क्या है यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड या उसको टेट्राक्लोरोमीथेन भी कह सकते हैं। तो ये हमने मीथेन से यानी डिराइव्ड किया, जिसको हम डिराइवेटिव्स कहते हैं। तो हमने यानी क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड से CCl4 को यानी बना दिया केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इस वजह से क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड से यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्या है डिराइवेटिव्स है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कंबस्शन। कंबस्शन किसे कहते हैं जलाने को। कंबस्शन रिएक्शन इज द क्लास ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो कंबस्शन क्या है केमिकल रिएक्शन है विच इज कॉमनली रेफर्ड एज ए बर्निंग। तो इसमें क्या होती है यानी जलना होता है। अल्केन बर्न कंप्लीटली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सहेसियो ऑफ एयर। अगर हम अल्केन को कंप्लीटली क्या इन द प्रेजेंस ऑफ एयर क्या करते हैं टू प्रोड्यूस ए लॉट हीट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ओनली। अगर हम अल्केन को बर्न करते हैं और कंप्लीटली वो बर्न होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर यानी ऑक्सीजन, तो वो हमें ज्यादा मिकदार में हीट देती है, एनर्जी देती है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देती है। दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन उसको कहते हैं जो हमें हीट देती है। जब सिस्टम हमें हीट देती है तो उसको एक्सोथर्मिक, और जब हम सिस्टम को हीट देनी पड़ती है उसको एंडोथर्मिक। तो ये हाईली एक्सोथर्मिक है, ये हमें यानी लार्ज अमाउंट में आप हीट दे सकती है, तो इस वजह से हम इसको एक्सोथर्मिक कहेंगे। एंड ड्यू टू दिस अल्केन आर यूज्ड एज ए फ्यूल। तो इस वजह से हम अल्केन को यूज करते हैं जलाने के लिए। तो देखे मीथेन ले ले और एयर की मौजूदगी जो ऑक्सीजन मौजूद है तो वो कंप्लीट कंबस्शन होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर मिलेगा एंड हीट मिलेगा। लेकिन इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ अल्केन टेक प्लेस। लेकिन अगर कंबस्शन इनकम्प्लीट होती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में विद प्रोड्यूस पॉइजनस गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, तो वो क्या देगा यानी पॉइजनस जहरीला गैस देगा जो कार्बन मोनोऑक्साइड देता है, वाटर देता है एंड अनबर्न्ड कार्बन, और अनबर्न्ड कार्बन भी दे सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज द पॉइजनस गैस, तो ये एक जहरीला गैस है विच क्रिएट्स सोनिफिकेशन, तो इस वजह से बीमारियां भी फैलती है एंड कॉजेज डेथ, और इस तरह आप मर जाएंगे। तो अगर हम मीथेन लेते हैं और मीथेन को ऑक्सीजन की मौजूदगी में हम उसको बर्न करते हैं लेकिन वो इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है, तो इस वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, वाटर निकलेगा और अनबर्न्ड कार्बन भी
हमें मिलेगा। तो ये इस वजह से हमें यानी माहौल को नुकसान पहुंचाती है। तो इनकम्प्लीट कंबस्शन की वजह से यानी माहौल इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान पहुंचता है, क्योंकि अनबर्न कार्बन मिलता है और कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है, और जो हीट है वो हीट भी यानी लेस अमाउंट में आपको मिलेगी। कंप्लीट कंबस्शन में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट आपको मिलेगा, ज़्यादा मिकदार में हीट मिलेगा, लेकिन इनकम्प्लीट कंबस्शन में आपको हीट भी कम मिलेगा, क्योंकि कार्बन कंप्लीटली यानी कंबस्शन नहीं होगे तो कार्बन के ज़रिए हमें हीट मिलती है। जितना कार्बन ज़्यादा जलता है उतनी हमें हीट ज़्यादा मिलती है। इसके बाद मेकिंग मॉडल ऑफ फर्स्ट 5 अल्केन एंड अल्कीन्स। तो फॉर मेकिंग मॉडल ऑफ अल्केन्स एंड अल्कीन्स आर लो कास्टिंग। तो आप जो आसान चीज़ें हैं जिनकी कीमत कम है, जिस तरह के स्टीरोफॉर्म है और इस तरह पैकिंग मटेरियल जो हम इस्तेमाल करें, प्लास्टिक बेड्स जो है और स्मॉल प्लास्टिक बॉल्स आप देख सकते हैं। तो ये क्या है, अल्केन या अल्कीन्स है। तो यूज डिफरेंट कलर टू रिप्रेजेंटेड कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के कलर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कार्बन और हाइड्रोजन, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के ज़रिए हम मुख्तलिफ किस्म के कलर भी देख सकते हैं। प्रेजेंट योर मॉडल इन द क्लास बाय शोइंग द सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स एंड डबल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स। तो इसी तरह आप मॉडल के थ्रू क्लास में शो कर सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के दरमियान किस तरह होती है और डबल बॉन्ड, तो आप इसको देख सकते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को देखें, मैंने पहले भी बताया कि एक्सोथर्मिक जो आपको हीट देती है, जो सिस्टम आपको हीट देती है उसको एक्सोथर्मिक, और जब आप सिस्टम को हीट देनी पड़ती है तो उसको एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक इज ए रिएक्शन, chemical reaction in which the reaction proceed with release of energy। यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन उस केमिकल रिएक्शन को कहते हैं जो रिएक्शन के दौरान हमें एनर्जी को रिलीज करती है, यानी हमें एनर्जी देती है। दिस एनर्जी में भी इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट। तो ये एनर्जी यानी हीट के फॉर्म में भी हो सकती है और लाइट के फॉर्म में भी हो सकती है। इन दिस रिएक्शन द एनर्जी हीट और लाइट इज गिवन आउट टू द सराउंडिंग। और इसी तरह जो ये रिएक्शन होती है तो ये एनर्जी देती है हीट के फॉर्म में या लाइट के फॉर्म में, और सराउंडिंग में हमें उसे मालूम कर सकते हैं या हम सराउंडिंग में उससे फ़ायदा भी हासिल कर सकते हैं। सोसाइटी टेक्नोलॉजी एंड साइंस, हाइड्रोकार्बन एज ए फ्यूल। तो हाइड्रोकार्बन हम एज ए फ्यूल भी इस्तेमाल करते हैं। तो फ्यूल आर द सब्सटेंस दैट आर यूज्ड फॉर द बर्निंग एंड हीटिंग पर्पसेस। अगर हम फ्यूल सब्सटेंसेस इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या होती है, हम बर्न करते हैं जो इस्तेमाल, तो हीट हमें देती है। तो क्या होती है, यानी हाइड्रोकार्बन को हम बर्न करते हैं और हमें हीट देती है। फ्यूल कंसिस्ट ऑफ नेचुरल गैस। तो फ्यूल नेचुरल गैस भी हो सकती है, पेट्रोलियम और कोयल। तो ये सब चीज़ें क्या है, हाइड्रोकार्बन से बनते हैं। द केमिकल कंबस्शन या द केमिकल कंपोजिशन ऑफ फ्यूल शोज दैट दे आर मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। तो ये जो केमिकल कंपोजिशन होती है फ्यूल्स की, तो ये फ्यूल्स किस से बनते हैं, तो ये फ्यूल्स कंपोज्ड होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन एटम के। देयरफॉर दे आर कॉमनली रेफर्ड एज हाइड्रोकार्बन। तो इस वजह से यानी पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोयल, हम सब इनको हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं। तो हाइड्रोकार्बन आर करंटली द मेन सोर्सेज ऑफ वर्ल्ड एनर्जी। यानी जो हाइड्रोकार्बन है उसको हम मेन सोर्सेज इन द वर्ल्ड, जो दुनिया में एनर्जी मौजूद है उसको हम मेन सोर्सेज कहेंगे। सोर्सेज सच एज होम हीटिंग, जिस तरह के आप घरों में इस्तेमाल करते हैं हीटिंग के लिए, टू द लार्ज इंडस्ट्रियल प्रोसेस, और इस तरह इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होती है। बिकॉज दे आर प्रोड्यूस एनर्जी विद बर्नट। अगर हम उसको जलाते हैं तो वो हमें एनर्जी देती है। व्हेन दीज हाइड्रोकार्बन आर बर्नट इन एयर, अगर आप उसको जलाते हैं एयर की मौजूदगी में हाइड्रोकार्बन को, दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड देगा, वाटर देगा, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी दे सकता है और बहुत ज़्यादा मिकदार में आपको एनर्जी देगा। दिस रिएक्शन आर कॉमनली नोन एज कंबस्शन रिएक्शन। तो इस वजह से हम उसको कॉमनली यानी कंबस्शन रिएक्शन कहेंगे। मीथेन को अगर हम एयर की मौजूदगी में उसको जलाते हैं तो वाटर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट देगा। The energy produced during the reaction is used for the useful purposes such as transportation, generating electricity in home and industrial operations। तो इस तरह ये एनर्जी हम इस्तेमाल कर सकते हैं केमिकल यानी रिएक्शन के ज़रिए, जो रिएक्शन होती है फॉर द यूजफुल पर्पस, जिस तरह के हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो हम गाड़ियों में इधर उधर
यानी घूमते हैं, तो किस वजह से? हाइड्रोकार्बन के जलाने की वजह से। और जब हम जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तो हम पेट्रोल डालते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी तैयार करते हैं, तो ये किस वजह से इलेक्ट्रिसिटी तैयार हो गई? हाइड्रोकार्बन की वजह से। और इसी तरह जो हम घरों में गैस जलाते हैं और इस तरह इंडस्ट्रियों में जो हम कोयल जलाते हैं, तो ये सब क्या है? हाइड्रोकार्बन है। तो हमें एनर्जी दे सकती है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी रिलीज होगी। हमने अल्केन्स को ख़त्म कर दिया। अब अल्केन्स के कुछ ये आप याद रख ले। यानी मीथेन जो है उसका कॉमन नाम क्या है? मॉरिश गैस। तो यानी मीथेन को हम मॉरिश गैस कहते हैं। यानी अल्केन में जो मीथेन है पहला, उसका कॉमन नाम क्या है? मॉरिश गैस। और अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन अगर हम देखते हैं तो ये भी हमने अल्केन ख़त्म कर दिया। तो इसको देखे, अगर 4 एटम इज अटैच्ड डायरेक्टली, कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये कहती हैं कि अगर 4 एटम डायरेक्टली अटैच है कार्बन एटम के साथ, कोई भी एटम हो, लेकिन 4 एटम अगर डायरेक्टली कार्बन एटम के साथ अटैच है तो उसको हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। अगर 3 एटम डायरेक्टली अटैच है कार्बन एटम के साथ तो उसको हम क्या कहेंगे? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर 2 एटम डायरेक्टली अटैच है कार्बन एटम के साथ तो उसको हम sp हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो इसके साथ आप इसको आसानी के साथ यानी याद कर सकते हैं। तो इसको देके CH3, ये एक हमने यानी लॉन्ग चेन लिया हुआ है। तो इसमें देखे ये कार्बन क्या है? कितने एटमों के साथ अटैच है? 3 हाइड्रोजन एटम है और एक कार्बन एटम के साथ अटैच है। तो टोटल 4 एटम हुए। तो इस वजह से एक कार्बन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और इस कार्बन को देखे, ये कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच है और इस कार्बन के साथ अटैच है और एक हाइड्रोजन है। तो 3 एटम अगर डायरेक्टली अटैच है कार्बन एटम के साथ तो उसको हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। तो इसमें डबल बॉन्ड को आप नहीं देखे, एटमों को देखेंगे कि कितने एटम डायरेक्टली अटैच है कार्बन एटम के साथ। तो कार्बन एटम के साथ एक इस तरफ कार्बन है, एक इस तरफ कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, तो 3 है। तो 3 एटम अगर अटैच है तो उसको हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा क्योंकि इस तरफ एक कार्बन है, इस तरफ एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। और इस कार्बन को देखें तो इस कार्बन के साथ इस तरफ एक एटम अटैच है नाइट्रोजन और एक इस तरफ अटैच है कार्बन एटम। तो इस वजह से कार्बन क्या है? sp हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन आपने सीख ली। यानी कार्बन एटम को देखेंगे कि वो डायरेक्टली कितने एटमों के साथ अटैच है। अगर 4 एटम के साथ अटैच है तो sp3, अगर 3 एटम के साथ अटैच है तो sp2, अगर 3 एटम के अटैच है तो sp2, अगर 2 एटम के साथ डायरेक्टली कार्बन एटम अटैच है तो उसको हम sp हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। कार्बन एटम डायरेक्टली कितने एटमों के साथ अटैच है तो इसके साथ आपको इसके हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। अगर 4 एटम के साथ डायरेक्टली अटैच है, कोई भी एटम हो, लेकिन अगर वो डायरेक्टली कार्बन एटम के साथ अटैच है 4 एटम तो sp3 कार्बन एटम होगा। अगर 3 एटम के साथ डायरेक्टली कार्बन एटम अटैच है तो sp2 होगा। अगर 2 एटम के साथ डायरेक्टली अटैच है तो क्या हो गया? sp। जिस तरह ये एक कार्बन के साथ अटैच है और एक नाइट्रोजन के साथ अटैच है, तो 2 एटम के साथ डायरेक्टली अटैच है कार्बन एटम, तो इस वजह से इस कार्बन को हम sp हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। इसके बाद हम यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बन किसको कहते हैं? तो ये भी देख ले। द कार्बन एटम इज अटैच्ड इन 1 कार्बन एटम इज प्राइमरी कार्बन। अगर कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच है एक कार्बन एटम के साथ तो उसको हम प्राइमरी कार्बन। इसमें हम क्या देखते थे? एटमों को देखते थे। यानी हम इसमें ये नहीं देखते थे कि वो कार्बन के साथ अटैच है, हाइड्रोजन के साथ अटैच है, बस सिर्फ हम एटम को देखते थे कि कितने एटम कार्बन के साथ अटैच है और इसको हमने sp2, sp3 और sp हाइब्रिडाइजेशन दे दी। लेकिन डिग्री जो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी, इसमें हम ये देखेंगे कि कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन के साथ अगर अटैच है तो प्राइमरी। तो देखिए आई दिस मीन्स अगर कार्बन एटम डायरेक्टली एक कार्बन के एटम के साथ अटैच है तो प्राइमरी कार्बन होगा।
अगर कार्बन एटम 2 एटमों के साथ अटैच है तो उसको हम सेकेंडरी, अगर कार्बन एटम 3 कार्बन एटम के साथ अटैच है तो टर्शरी, अगर 4 कार्बन एटम के साथ अटैच है कार्बन तो वो क्वाटरनरी होगा। तो देखिए, एक कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच है? सिर्फ एक कार्बन के साथ, तो इस वजह से प्राइमरी है यानी 1 डिग्री। और ये कार्बन इस कार्बन के साथ भी अटैच है और इस कार्बन के साथ भी अटैच है, तो 2 कार्बनों के साथ अटैच है, तो इस वजह से 2 डिग्री यानी सेकेंडरी। इस कार्बन को देखें, ये कार्बन इस तरफ एक कार्बन के साथ अटैच है, इस कार्बन के साथ अटैच है और इस कार्बन के साथ अटैच है, तो 1 2 3, तो 3 कार्बन के साथ अटैच है, इस वजह से हमने इसको यानी 3 डिग्री टर्शरी हम उसको कह सकते हैं। और इस कार्बन को देखें, इस कार्बन, ये कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच है, इस कार्बन के साथ अटैच है, इस कार्बन के साथ, इस कार्बन, तो टोटल कितने कार्बनों के साथ अटैच है? 4 कार्बन के साथ अटैच है। 1 2 3 4, तो 4 कार्बनों के साथ ये कार्बन अटैच है, तो इस वजह से इस कार्बन को हम यानी 4 डिग्री या उसको क्वाटरनरी भी कह सकते हैं। तो इस तरह आप यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी देख सकते हैं। तो अगर हम इसको नाम देते हैं CH3, तो CH3 की प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, क्वाटरनरी, तो ये CH3 सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है, ये CH3 सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है, तो इस वजह से हम इसको यानी 1st डिग्री। और ये भी कार्बन क्या है? सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है, इस वजह से हम इसको यानी प्राइमरी, और इसको भी हम क्या कहेंगे? प्राइमरी कार्बन। कार्बन को देखेंगे कि वो कितने कार्बनों के साथ अटैच है, तो इस तरह हम नाम देंगे। अगर एक कार्बन के साथ अटैच है तो प्राइमरी, 2 कार्बनों के साथ अटैच है तो सेकेंडरी, 3 तो यानी टर्शरी, और 4 कार्बनों के साथ अगर डायरेक्टली अटैच है तो उसको हम क्वाटरनरी। यानी आप कार्बन को देखेंगे, इसमें यानी हाइब्रिडाइजेशन में हम सिर्फ एटमों के देखते थे, कोई भी एटम अगर कार्बन के साथ अटैच है, हाइब्रिडाइजेशन में हम कार्बन के साथ सिर्फ एटम को देखते थे कि कोई भी एटम अटैच हो, लेकिन अगर डायरेक्टली वो किसी एटम के साथ अटैच है, 4 एटमों के साथ अटैच है तो sp3, अगर 3 एटमों के साथ अटैच है तो sp2, अगर 2 एटमों के साथ अटैच है तो sp। तो इस तरह हम सिर्फ एटम को देखते थे, कोई भी एटम हो यानी एक हाइड्रोजन है और दूसरा कार्बन है तो इसमें फर्क नहीं था। लेकिन अगर हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में देखते हैं तो प्राइमरी और सेकेंडरी में हम कार्बन के साथ कार्बन को देखेंगे कि कार्बन के साथ कितने कार्बन अटैच है। अगर एक कार्बन अटैच है तो 1, अगर 2 कार्बन अटैच है तो 2, इसी तरह। तो ये क्या हुआ? हाइब्रिडाइजेशन। और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन मैंने बता दी, तो ये भी अल्केन में आते हैं, तो इस वजह से आप इसको भी याद कर ले।